नमस्कार, आप सभी दर्शकों का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम को लेकर अभी वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही है कि बंगाल की खाड़ी में आने वाले समय में भीषण तूफान उठ सकता है। देश के काफ़ी बड़े इलाकों पर उसका असर देखने को मिल सकता है। उसी सिस्टम के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस अलग अलग मॉडल्स के द्वारा करके बताएंगे आप सभी को कि अलग अलग मॉडल्स किस प्रकार की संभावनाएं जता रहे हैं। क्या सच में आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में तूफान उभरने की संभावनाएं हैं, और अगर तूफान उभरता है तो उसका असर देश के किन किन हिस्सों में हो सकता है और उसकी हाईएस्ट इंटेंसिटी क्या हो सकती है। पूरा वीडियो इस सिस्टम से ही रिलेटेड होगा, इसीलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले मॉडल कंपैरिजन करेंगे, जिसमें जीएफएस मॉडल पहले दिखाएंगे। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जीएफएस मॉडल के अनुसार आने वाले दिनों में 11-12 मई को बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों पर एक मजबूत सिस्टम उभरता हुआ देखा जा सकता है। इसके बाद यही सिस्टम धीरे धीरे उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हुए उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तटीय हिस्सों की तरफ आगे बढ़ सकता है, जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इस सिस्टम के जीएफएस मॉडल के अनुसार उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तटीय हिस्सों की तरफ लैंडफॉल करने की संभावनाएं फिलहाल रिसेंट अपडेट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जीएफएस मॉडल के अनुसार यह सिस्टम ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल के तटीय हिस्सों पर 15 से 18 मई के मध्य के समय में लैंडफॉल कर सकता है, जिसकी वजह से ओडिशा पश्चिम बंगाल समेत पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के इलाकों में इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। यह था जीएफएस मॉडल का रीसेंट एनालिसिस। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह है ईसीएम मॉडल का ट्रॉपिकल साइक्लोन प्रोबेबिलिटी स्ट्राइक चार्ट। यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने और उसके जिस क्षेत्र की तरफ लैंडफॉल करने की संभावनाएं ईसीएम मॉडल के द्वारा जताई जा रही है, वह इस मैप में इंक्लूड की गई है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं कोन ऑफ अनसर्टेनिटी काफ़ी बड़े एरिया पर बनी हुई है। यानी कि सिस्टम के लैंडफॉल करने के लिए अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन कहाँ होगा यह नहीं हुआ है। हालांकि ईसीएम मॉडल के इस चार्ट को देखकर आप समझ सकते हैं बंगाल की खाड़ी में निश्चित रूप से 11 से 20 मई के मध्य के समय में एक बड़ा सिस्टम उभरता हुआ देखा जा सकता है, जो कि ईसीएम मॉडल के इस चार्ट के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा की तरफ आगे बढ़ सकता है। यानी कि या तो यह सिस्टम म्यांमार के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ सकता है, या फिर उड़ीसा पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की तरफ, या फिर एक संभावनाएं ऐसी भी रहेगी कि यह सिस्टम अरब सागर के दक्षिणी हिस्सों तक भी पहुंच जाए। तीनों ही संभावनाएं ईसीएम मॉडल के इस चार्ट में दिखाई दे रही है। तो अगर यह सिस्टम म्यांमार के क्षेत्रों की तरफ चला जाता है जैसा ईसीएम मॉडल दिखा रहा है, तो इसका असर उत्तर पूर्वी भारत तक ही सीमित रहेगा। लेकिन अगर जीएफएस और ईसीएम का कंपैरिजन करें तो जीएफएस मॉडल ज़्यादा बेटर इस सिस्टम के ट्रैक को दिखा रहा है। और अगर जीएफएस मॉडल के अनुसार संभावनाएं जैसी जताई जा रही है, उसके अनुसार यह सिस्टम उत्तर पूर्व भारत के क्षेत्रों की तरफ चला जाता है, तो उड़ीसा पश्चिम बंगाल झारखंड छत्तीसगढ़ समेत उत्तर पूर्वी भारत के काफ़ी बड़े इलाकों में भारी बारिश के दौर दर्ज हो सकते हैं। वहीं ईसीएम मॉडल जो ट्रैक दिखा रहा है, उसके अनुसार भी पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में इस सिस्टम का इनडायरेक्ट असर तो निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी यह कहना काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी होगी कि कौन सा मॉडल सही रहेगा। दोनों ही मॉडल्स में काफ़ी ज़्यादा भिन्नता है ट्रैक को लेकर और इंटेंसिटी को लेकर। ईसीएम मॉडल के अनुसार यह सिस्टम डिप्रेशन से सीवियर साइक्लोन के बीच इंटेंसिफाई हो सकता है, और जीएफएस मॉडल के अनुसार यह सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन से एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। दोनों ही मॉडल्स का अनुमान काफ़ी ज़्यादा अलग होने की वजह से अभी एक सटीक अनुमान लगाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। जो भी होगा, आने वाले 4 से 5 दिनों में ही पूरी तरह से कंफर्मेशन होगा कि बंगाल की खाड़ी में कितना मजबूत सिस्टम बनेगा, क्या इंटेंसिटी रह सकती है और किन क्षेत्रों की तरफ ट्रैक रह सकता है, जिसके लिए आपको समय समय पर इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। अब अगर सीएफएस मॉडल का एनालिसिस करें कि सीएफएस मॉडल क्या दिखा रहा है, तो सीएफएस मॉडल के अनुसार भी बंगाल की खाड़ी में 11 से 20 मई के मध्य के समय में मजबूत सिस्टम उभरने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि यह मॉडल भी दिखा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में 11 से 20 मई के मध्य के समय में काफ़ी बड़ा सिस्टम बन सकता है, जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस मॉडल के अनुसार यह सिस्टम 12-13 मई को दक्षिणी हिस्सों पर उभरता हुआ देखा जा सकता है, जो कि धीरे धीरे उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए 14-15 मई को एक चक्रवाती तूफान की श्रेणी हासिल कर सकता है। उसके बाद सीएफएस मॉडल के अनुसार यह सिस्टम और इंटेंसिफाई होते हुए एक सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी हासिल कर
सकता है और सीधा धीरे धीरे उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय हिस्सों पर लैंडफॉल कर सकता है। ऐसा पूर्वानुमान CFS मॉडल का निकल कर आ रहा है, यानी कि यह मॉडल एक्सपेक्ट कर रहा है कि यह सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा और इंटेंसिफाई होते हुए ही यह सिस्टम पश्चिम बंगाल या फिर बांग्लादेश पर लैंडफॉल कर सकता है, जिसकी वजह से आप मैप में देख रहे हैं उत्तर पूर्वी भारत के काफ़ी इलाकों में पिंक और डार्क ब्लू कलर है, जो कि सामान्य से बेहद अधिक बारिश की गतिविधियों को दर्शाता है। तो इस मॉडल के अनुसार इस सिस्टम की वजह से पूर्व और उत्तर पूर्व भारत बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सकते हैं। कई जगहों पर तेज़ तूफानी हवाएं और जहां लैंडफॉल हो सकता है वहां हवाओं की गतिविधियां 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी दर्ज हो सकती है। अगर सिस्टम CFS मॉडल के अनुसार इंटेंसिफाई करता है तो फेवरेबल एनवायरनमेंट है, वर्टिकल विंड शेयर भी लो है, SST हाई है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंटरेक्शन होने की संभावनाएं थोड़ी सी है और TCHP भी काफ़ी फेवरेबल है सिस्टम को लेकर, जिसकी वजह से इस सिस्टम के इंटेंसिफिकेशन होने के लिए तो चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार आपने देख भी लिया होगा GFS, VS, ECM, VS, CFS यानी कि तीनों ही मॉडल के ट्रैक और इंटेंसिटी बिल्कुल ही अलग है। कोई पूर्वी भारत पर लैंडफॉल दिखा रहा है, कोई उत्तर पूर्वी भारत पर और कोई म्यांमार पर, यानी कि अभी अनसर्टेनिटी काफ़ी हाई लेवल पर बनी हुई है, यानी कि अनिश्चितता अभी बहुत ही अधिक है। तो यह तो था तीनों मॉडल का एनालिसिस कि तीनों मॉडल क्या दिखा रहे हैं। अब द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के अनुसार क्या इस सिस्टम की इंटेंसिटी क्या रह सकती है, किन क्षेत्रों पर हाईएस्ट लैंडफॉल के चांसेस रहेंगे, कहाँ कहाँ अनसर्टेनिटी भी रहेगी, उसके बारे में भी जानकारी थी। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत पर एक वाइड रेड कलर जोन बनाया गया है, जो कि अनसर्टेनिटी यानी कि अनसर्टेनिटी को दर्शाता है, अनिश्चितता, जिसका मतलब यही है कि या तो इन क्षेत्रों पर इस सिस्टम का इनडायरेक्ट असर हो सकता है या फिर डायरेक्ट असर की वजह से बारिश और हवाएं दर्ज हो सकती है। वहीं जो पर्पल कलर का जोन बनाया गया है, जिसमें तमिलनाडु के उत्तरी इलाके, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके, बांग्लादेश और म्यांमार के पश्चिमी दक्षिणी इलाके हैं, वहाँ जो पर्पल कलर दिखाई जा रहा है उसका मतलब यह है कि जो सीजनल साइक्लोनिक स्टॉर्म मई में बंगाल की खाड़ी में बनते हैं वह इन्हीं क्षेत्रों के किसी रीजन पर लैंडफॉल करते हैं, यानी कि इन क्षेत्रों के आसपास सीजनल रूप से साइक्लोनिक स्टॉर्म का लैंडफॉल मई माह में देखने को मिलता है। वहीं जो ग्रीन कलर द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा उड़ीसा के तटीय इलाके, कुछ आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिणी इलाके और म्यांमार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ दिखाया जा रहा है, उसका मतलब यह है कि इन क्षेत्रों पर इस सिस्टम के लैंडफॉल करने की संभावनाएं सबसे अधिक रहेगी। हाईएस्ट लैंडफॉल प्रोन जोन यही है। तो इन राज्यों के किसी भी हिस्से पर यह सिस्टम लैंडफॉल कर सकता है। और अगर यह सिस्टम, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, उड़ीसा पश्चिम बंगाल पर लैंडफॉल करता है तो पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत पर व्यापक असर रहेगा। उत्तर और मध्य भारत में भी मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर इस सिस्टम की वजह से बढ़ने वाले इनडायरेक्ट मॉइस्चर की वजह से दर्ज हो सकता है। यह तो थी इस सिस्टम के उत्तर पूर्व दिशा की तरफ बढ़ने वाले सिस्टम से प्रेरित बारिश और उसके ट्रैक को लेकर अनुमान। लेकिन अगर यह सिस्टम बंगाल की खाड़ी से सीधा अरब सागर के क्षेत्रों की तरफ चला जाए तब क्या हो सकता है? तो हाँ, ऐसी भी कुछ संभावनाएं बन रही है कि यह सिस्टम सीधा बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु, केरल को पार करते हुए अरब सागर पर जाकर अधिक इंटेंसिफाई हो सकता है। कुछ मॉडल्स ऐसा भी जता रहे हैं, जिसमें ECM मॉडल के कुछ रन्स में भी ऐसा ही देखा जा सकता है। तो अगर यह सिस्टम सीधा दक्षिण भारत से अरब सागर में चला जाता है तो जैसा हमने उत्तर पूर्व भारत और पूर्व भारत पर इस सिस्टम के असर की वजह से बारिश बताई है, वह बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आप सभी भी जानते हैं चक्रवाती तूफान जहां जाएगा वहीं तबाही लाएगा। और अगर यह सिस्टम उत्तर की तरफ बढ़ेगा ही नहीं तो पूर्वी भारत में कैसा असर होगा? इस सिस्टम की वजह से 11 से 16 मई के मध्य के समय में दक्षिण भारत के काफ़ी इलाकों में मेघ गर्जन के साथ ज़बरदस्त बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है फिलहाल के अपडेट्स के अनुसार। वहीं उत्तर भारत के लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी एक अपडेट है कि उत्तर भारत पर 7 से 9 मई, 12 से 16 मई और लगभग 18 से 22 मई के मध्य के समय में 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले हैं और तीनों का ही असर रुक रुक कर उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्से, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाके शामिल है, वहीं मैदानी हिस्से जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल है, यहाँ भी मेघ गर्जन के साथ अलग अलग
अलग स्थानों पर बारिश, ओलावृष्टि और तूफानी हवाएं चल सकती है, जिसमें 12 से 16 मई के मध्य के समय में आने वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और भी अधिक ताकतवर साबित हो सकता है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में कुछ स्थानों पर 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी आंधी आने की संभावनाएं फिलहाल की अपडेट्स के अनुसार बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसका पूरा कंफर्मेशन आपको अगले वीडियो में इस चैनल पर दे दिया जाएगा। तो यह था बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम को लेकर अलग अलग मॉडल्स का एनालिसिस। पहली बार द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल ने ऐसा वीडियो दिया है जिसमें आप सभी को GFS मॉडल, CFS मॉडल और ECM मॉडल का कंपैरिजन करके बताया है। तीनों ही मॉडल का एक ही निचोड़ निकल कर अभी आ रहा है कि बंगाल की खाड़ी में सीधा 11 से 20 मई के मध्य के समय में मजबूत सिस्टम उभरेगा, जो कि संभवतः चक्रवाती तूफान भी बनेगा। द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के अनुसार भी इस सिस्टम के चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावनाएं 60 से 70% तक बनती हुई दिखाई दे रही है। ज़्यादातर मॉडल्स के अनुसार तो यह सिस्टम उत्तर पूर्व दिशा की तरफ, या तो भारत के तटीय पूर्वी हिस्सों की तरफ या फिर म्यांमार और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों की तरफ ही आगे बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन कुछ मॉडल्स ऐसे भी हैं जो इस सिस्टम की अभी की जो अपडेट्स आई है उसके अनुसार इस सिस्टम का ट्रैक अरब सागर तक भी दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि यह सिस्टम अरब सागर तक जाएगा, फिर भी अभी कुछ कह नहीं सकते। तो यह था इस सिस्टम को लेकर पूरा द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल का विश्लेषण। अब एक छोटी सी समरी लास्ट में दे देते हैं, तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। GFS मॉडल के अनुसार यह सिस्टम या फिर तूफान मजबूत होकर पूर्वी भारत के हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। वहीं ECM मॉडल और CFS मॉडल के अनुसार यह सिस्टम उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ सकता है। यानी कि GFS मॉडल का लैंडफॉल उड़ीसा, वेस्ट बंगाल पर है, ECM मॉडल का उत्तर पूर्वी भारत और म्यांमार के क्षेत्रों पर, CFS मॉडल का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्रों पर, और कुछ मॉडल के अनुसार यह सिस्टम अरब सागर तक जा सकता है। तो यह था इसके ट्रैक को लेकर विश्लेषण। और द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के अनुसार इस सिस्टम के तूफान में बदलने की संभावनाएं 70% है, पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर लैंडफॉल करने की संभावनाएं 50% है, म्यांमार के क्षेत्रों पर इस सिस्टम के लैंडफॉल होने की संभावनाएं 30% है, और इस सिस्टम के अरब सागर के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ने की भी संभावनाएं 20% तक दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर फर्स्ट अपडेट था इस वेदर सिस्टम को लेकर। आने वाले दिनों में इस सिस्टम को लेकर और भी अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलते रहेंगे।